नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं मनी 9 और वक्त है पर्सनल फाइनेंस की खबरों के खास बुलेटिन मनी टाइम का। यहाँ आपको मिलती हैं वो खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और जिंदगी पर असर। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सफ़र। और आज की पहली खबर है ईपीएफओ से जुड़ी हुई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ अपने मेंबर्स को नई सुविधाएं देने पर विचार कर रहा है। ईपीएफओ अब अपने दायरे में पेंशन के अलावा हेल्थ केयर, मैटरनिटी और डिसेबिलिटी बेनिफिट भी शामिल करने पर विचार कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ का सुझाव है कि राष्ट्र कानून में दी गई परिभाषा के मुताबिक देश के सभी नागरिकों और सभी बच्चों को बेसिक सोशल प्रोटेक्शन यानी एसपीएफ उपलब्ध कराना चाहिए। इसी अंतर्राष्ट्रीय दायित्व को पूरा करने के लिए ईपीएफओ अपनी सेवाओं के दायरे को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। शुरुआती चरण में 45 करोड़ कामगारों को इस दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 90% असंगठित क्षेत्र से होंगे। नेशनल सोशल प्रोटेक्शन फ्लोर में आवश्यक हेल्थ केयर, वर्किंग एज और बुजुर्ग जनसंख्या के लिए बेसिक इनकम सिक्योरिटी, बेरोजगारी भत्ता, मैटरनिटी के साथ ही डिसेबिलिटी बेनिफिट को शामिल किए जाने का भी प्रस्ताव है। आज की दूसरी खबर है दूध से जुड़ी हुई। एक बार फिर बढ़ सकते हैं दूध के दाम। जी हां, दूध के दाम बढ़ सकते हैं। चावल और गेहूं के बाद अब दूध के दाम फिर से एक बार बढ़ सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में दूध की आपूर्ति करने वाली कंपनी मदर डेयरी का कहना है कि इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ने की वजह से वो एक बार फिर दूध के दाम बढ़ा सकती है। हाल ही में दूध कंपनियों ने दूध की कीमत में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। मदर डेयरी का कहना है कि पशु चारे की कीमतों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इस वजह से किसानों ने दूध के दाम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। इसके चलते डेयरी कंपनियों के लिए दूध खरीदना महंगा हो गया है। पिछले 6 महीनों में मदर डेयरी का दूध पहले ही 4 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है और अब कंपनी एक बार फिर से दाम बढ़ाने की योजना बना रही है। भारत की वृद्धि दर के अनुमान में लगातार आ रही है गिरावट। आइए जानते हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार ने इसको लेकर क्या कहा है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 7% की दर से आगे बढ़ेगी, जबकि जनवरी में वृद्धि दर 8% रहने की संभावना जताई गई थी। उन्होंने इसके पीछे कोविड महामारी के दुष्प्रभावों और यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पैदा हुए हालात को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि इन कारकों से आर्थिक वृद्धि की दर प्रभावित हो रही है। जनवरी में पेश आर्थिक समीक्षा में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान आर्थिक वृद्धि दर 8 से 8.5% रहने का अनुमान जताया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसके 7.2% रहने की संभावना जताई है, लेकिन कुछ विश्लेषकों ने इसमें आगे चलकर और कमी आने की भी आशंका जताई है। अगली खबर है कॉस्मेटिक्स को लेकर। बड़ी खबर है, देना होगा कॉस्मेटिक्स पर अब 18% का टैक्स। जी हां, जीएसटी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग की तेलंगाना बेंच ने आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट पर 18% की दर से जीएसटी लगाने का आदेश दिया है। बेंच ने कहा कि हेयर ऑयल, कंडीशनर, फेस सीरम आदि जैसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का निर्माण आयुष के तहत होता है, इसलिए इन्हें मेडिसिन की कैटेगरी में क्लासिफाइड नहीं किया जा सकता है। इस समय देश में दवाओं पर 12% की निचली दर से जीएसटी लगता है, जबकि आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट पर 18% की ऊंची दर से टैक्स लगेगा। 1 अक्टूबर को पीएम मोदी देंगे देश को बड़ा तोहफा। क्या होगा ये तोहफा, चलिए जानते हैं इस तोहफे के बारे में। दरअसल 5G का इंतजार जल्द अब खत्म होने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर को 5G सेवाओं को लॉन्च कर सकते हैं। अक्टूबर में ही कई शहरों में 5G सेवाएं मिलनी शुरू भी हो जाएंगी। दरअसल 1 अक्टूबर से इंडियन मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत हो रही है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि पीएम मोदी इसी दिन 5G सेवा की शुरुआत भी कर सकते हैं। रिलायंस जियो पहले ही दिवाली तक मेट्रो शहरों में 5G को लॉन्च करने की घोषणा कर चुकी है। भारतीय एयरटेल ने भी अक्टूबर महीने में ही अपनी 5G सेवाएं शुरू करने की बात कही है, यानी अक्टूबर में शायद बहुत संभावना है कि आपको 5G मिल जाएगा। देश में जल्द शुरू होगा सोशल स्टॉक एक्सचेंज। क्या है ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज और कैसे काम करेगा, चलिए बताते हैं। सेबी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज यानी एसएसई बनाने की दिशा में अहम कदम आगे बढ़ाया है और इसके लिए उसने एक फ्रेमवर्क भी पेश किया है।
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनपीओ इस प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे। जो एनपीओ सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर खुद को लिस्ट कराना चाहते हैं उन्हें पहले अपना रजिस्ट्रेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कराना होगा। इंग्लैंड, कनाडा और ब्राज़ील जैसे देशों में पहले से ही एसएसई मौजूद हैं। इंडिया में एसएसई के लिए बड़ा बाजार है और भारत में अभी 31 लाख से ज़्यादा एनपीओ हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अवैध लैंडिंग ऐप्स पर और कसेगा अब शिकंजा। सरकार अवैध लैंडिंग ऐप्स पर अपना शिकंजा कस रही है। केंद्रीय बैंक ने दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल को अवैध डिजिटल लैंडिंग पेज के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए मदद करने और सही उपायों को लागू करने के लिए कहा है। गूगल अभी आरबीआई के दायरे में नहीं आता है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में केंद्रीय बैंक और सरकार दोनों ने गूगल को सख्त तरीके अपनाने को कहा है ताकि किसी भी तरह के फ्रॉड से बचा जा सके। गूगल को ऐसे तरीके आजमाने के लिए कहा गया है ताकि ये ऐप्स ऑपरेट न कर सकें। गूगल ने अपने प्ले स्टोर से हाल में ही 2000 से ज़्यादा लोन ऐप्स को हटा दिया है। देश के करोड़ों राशन कार्ड होल्डर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी फ्री राशन कार्ड का फ़ायदा लेते हैं तो केंद्र सरकार खास प्लान बना रही है। सरकार गरीबों को फ्री राशन देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 30 सितंबर से आगे बढ़ाने के बारे में जल्द फैसला करेगी। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने इस बात की जानकारी दी। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इस बारे में फैसला कब तक किया जाएगा। मार्च 2020 में शुरू हुई इस स्कीम के तहत देश के करीब 80 करोड़ लाभार्थियों को फ्री राशन मुहैया कराया जा रहा है। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में फ्री राशन की सुविधा शुरू की थी। इससे गरीब परिवारों को महामारी की वजह से लागू लॉकडाउन के दौरान काफ़ी मदद मिली थी। फिलहाल सरकार की ये योजना 30 सितंबर तक ही लागू है। अब चलते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की तरफ। इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी, और ये मजबूती मिलेगी कैसे, यही इस खबर में हम आपको बताएंगे। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कारोबार से जुड़े स्टार्टअप ईवोल्ट इंडिया ने भारत में 75 से ज़्यादा चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ करार किया है। ईवोल्ट इंडिया ने कहा ये चार्जिंग स्टेशन पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। करार के तहत ईवोल्ट इन क्षेत्रों में मौजूद इंडियन ऑयल पेट्रोल पंपों पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए 3.3 किलोवाट और 7.4 किलोवाट के एसी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी। अब नजर डालते हैं आईपीओ अपडेट्स पर। फिनटेक स्टार्टअप भारत पे अगले 18 से 24 महीने में अपना आईपीओ ला सकती है। अभी भारत पे थोड़ा रणनीतिक बदलाव चल रहा है। पिछले कई महीनों में भारत पे ने खुद को लाभदायक बनाने की अपनी रणनीति पर काम किया है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, ज़रूरी और महत्वपूर्ण खबरें, वो खबरें जिनका आपकी जेब और आपकी ज़िंदगी पर होता है असर। ऐसी तमाम खबरों के लिए डाउनलोड करें मनी9 के ऐप को, ताकि तमाम ऐसी ज़रूरी खबरें आप तक पहुंचती रहें। कल नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक आप बने रहें मनी9 के साथ।